हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसी चैप्टर में, धातु और अधातुओं में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व दूसरे से कितना सक्रिय है, मतलब अभिक्रियाशील है, कितना सक्रिय है। ठीक है, चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई धातु ए है, ठीक है, और कोई दो धातु हैं, धातु ए और धातु बी। ठीक है, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, ठीक है, तो धातु बी की अपेक्षा ए ज़्यादा क्या होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, क्या लिखा है, धातु ए और धातु बी को उसके विलयन से अगर विस्थापित कर दे तो यह धातु बी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। मतलब अगर धातु हमने ए ले लिया और धातु बी का लवण विलयन ले लिया, तो वो क्या करेगा, बी को हटा के उसकी प्लेस को ले लेगा और धातु बी अलग हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि बी की अपेक्षा ए अधिक सक्रिय है। ठीक है, तो ये हमारी मेनली विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक या लोहे के चाकू जो विलयन है उसमें जिंक के चूर्ण या लोहे का चाकू डाल दें, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या पता चले उसमें होगा कि जो चाकू होगा उस पर क्या होगी, एक लाल रंग की परत जम जाएगी। ठीक है, तो जम जाएगी क्योंकि वो विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और जो विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, उसे कॉपर विस्थापित कर देगा, और जो कॉपर होगा वो चाकू पर क्या हो जाएगा, उस पर सल्फेट का जो विलयन है वो चाकू पर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, उस पर लाल रंग की परत जम जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो जिंक है या आयरन है वो कॉपर से अधिक सक्रिय है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन को उससे अभिक्रिया करके क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर स्थापित कर देगा। ठीक है, सेम कॉपर और AgNH3, ठीक है, से अभिक्रिया करके क्या करेगा, Ag को हम रिमूव कर देगा, Ag मतलब सिल्वर। ठीक है, इसको रिमूव कर देगा तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ठीक, ये बना लेगा। तो ये हम किस आधार पे होता है कि इस धातु की सक्रियता श्रेणी के आधार पर। सक्रियता श्रेणी क्या है, मतलब जो ये श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वो अधिक सक्रिय, जो सबसे नीचे होगा वो कम सक्रिय। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक, तो पोटेशियम के को कहेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, Fe आयरन, ठीक है, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है, सोना। तो ये हमारा क्या है, ऊपर से नीचे अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम है। सबसे ऊपर जो होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा और जो नीचे होगा कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी के थ्रू हम बता सकते हैं कि पेपर में पूछा जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल दे देगा कि ये अभिक्रिया में बताओ क्या होगा। ठीक है, ये अभिक्रिया को पूरा करो, ठीक है, होगी कि नहीं। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा ये सीरीज, तो हम बता नहीं सकते कि विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक SO4, तो देखो कॉपर क्या होगा, यानी जिंक का जो स्थान है, ये जिंक का जो प्लेस है वो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, ऊपर है, तो जिंक कॉपर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर Ag से ऊपर है, ये कॉपर है, ये Ag है, तो इससे ऊपर है, तो Ag को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर जो भी दिया है अगर उससे नीचे है तो वो विस्थापित कर देगा, पर अगर ऊपर होगा तो नहीं कर पाएगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सक्रियता श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार याद हो गई तो बहुत सारे तुम क्वेश्चन करने में तुमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका याद करने की ट्रिक क्या है, काना कार मांगे जैन, फरारी प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। मतलब काना कार मांगे जैन, फरारी प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। काना पोटेशियम सोडियम, ना से Na, कार कैल्शियम, मांगे Mg, गे माँ से Mg, ओगे से एल्युमिनियम, जैन Zn जिंक, फरारी Fe, प्रभु Pb लेड, है हाइड्रोजन, ठीक है, Q Cu कॉपर, हुजूर Hg आज Ag आओ। ठीक है, तो इसे 1 2 3 बार अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है, कान्हा कार मांगे जैन, फरारी प्रभु है क्यों हुजूर आ जाओ। ठीक, तो ये हुई सक्रियता श्रेणी। अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी के कुछ लक्षण। ठीक,
इससे सक्रियता श्रेणी का क्या फायदा है? इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी विलयन में किसी भी तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर होंगे वो अधिक सक्रिय तत्व होंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन से जितने नीचे होंगे कम सक्रिय होंगे। क्या बताया हमने? हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगे वो अधिक सक्रिय होंगे और हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो क्या होंगे? कम सक्रिय होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? हाइड्रोजन से ऊपर रखी वस्तुएं क्या करेंगी? अपने यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, सॉरी धातुएं हैं, वो क्या करेंगे? अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। वस्तुएं नहीं, धातुएं, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे रखी धातुओं को उसके जलीय विलयन से क्या करेगी? विस्थापित कर देगी, ठीक है। क्या हुआ? पहले ने क्या बताया कि अपने से नीचे रखे भी किसी भी धातुओं को वो उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगी। दूसरा, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी और हाइड्रोजन से नीचे नहीं कर पाएंगी, ठीक। इससे क्या पता, इस सक्रियता श्रेणी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी धातु किसी अम्ल या जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी से हमें पता चलता है कि किसी भी धातु की किसी भी अम्ल के साथ, ठीक है, जल या धात्विक लवण के साथ अभिक्रिया संभव है कि नहीं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी वस्तुएं होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं और नीचे रखी कम सक्रिय होती हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया सक्रियता श्रेणी कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। हमें पृथ्वी पर धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? तो जो धातु होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं? 2 स्टेजों में पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से? मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, ठीक है। तो जैसे मुक्त अवस्था में जैसे तुम्हारा सोना हो गया, यानी गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? तुम्हारे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पर कुछ बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब धूल, कंकड़, मिट्टी, बालू, इन सब के से मिक्स में, यानी इनके साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यानी पृथ्वी के भूपरपट्टी पर जो मिट्टी, बालू, कंकड़ के संयोग से जो धातुएं प्राप्त होती हैं के साथ जो धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक है। यानी वे धातुएं जिनमें मिट्टी, कंकड़, धूल, बालू ये सभी तत्व मौजूद होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक है। तो खनिज हमारा क्या हो जाएगा कि जिनमें वे धातुएं जिनमें धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि उपस्थित हो उन्हें हम क्या कहेंगे? खनिज। अब अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वह खनिज पदार्थ है जिसमें हम धातु को सरलता से हम कम खर्च से प्राप्त कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड ये सभी क्या होंगे? हमारे अयस्क होंगे। उसके बाद आता है धातु कर्म। धातु कर्म क्या है? अयस्क से शुद्ध धातु, अयस्क जो होगा जिसमें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने को हम क्या कहेंगे? धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने को हम क्या कहेंगे? धातु कर्म। तो इसको प्राप्त करने के कुछ 5 मेथड हैं। पहला क्या है? इसे अयस्क का सांद्रण, उसके बाद निस्थापन, फिर भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। तो हमें पता है कि जो हम धातु हमें पृथ्वी से मिलते हैं खनिज के रूप में, तो उसमें क्या होते हैं? धूल, कंकड़, मिट्टी ये सब होते हैं। तो जो अयस्क होता है उनसे जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे जो धूल, कंकड़, उनको पृथक करने को ही हम क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण कहेंगे, ठीक है। उनसे धूल निस्थापन क्या होता है? तो वायु होता है कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से, ठीक है, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित CO2, SO2 तथा अन्य वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने को ही हम क्या कहेंगे? निस्थापन कहेंगे, ठीक। उसके बाद आता है भर्जन। हाँ, तो क्या भर्जन है कि वायु की उपस्थिति में जो सांद्रित अयस्क है उसको उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे, ठीक है। भर्जन क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में उस जो सांद्रित अयस्क है निस्थापन से प्राप्त अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन भर्जन व निस्थापन से बची हुई अशुद्धियाँ
को दूर करने की विधि को क्या कहेंगे? प्रगलन कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई गालक जैसे SO2 SiO2 तथा कोक मिलाकर उचित ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अगलनीय अशुद्धियाँ धातुमल के रूप में निकल जाती हैं तथा पिघली हुई धातु ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद धातु का शोधन क्या होता है? निष्कर्षण से प्राप्त धातु में समानता क्या होती है? निष्कर्षण से जो प्राप्त होती है धातु में समानता, उसमें क्या होती है? उसमें अन्य धातु तथा अधातुओं की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, तो इनको हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने को ही हम क्या कहते हैं? धातु का शोधन। ठीक, तो धातु का शोधन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विधि, परावर्तनी भट्टी, मफल भट्टी, बेसेमेथ। ठीक है, तो इन विभिन्न भट्टियों के द्वारा हम इसका शोधन करते हैं। ठीक है, धातुओं का शोधन करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा हम क्या क्या करते हैं? कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, कॉपर, ठीक है, की प्राप्ति हमें कैसी होती है? बस इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ज़्यादा डीपली नहीं आता है। ठीक है, इस बार हमारा क्या है, कोरोना की वजह से जो 30% रिमूव हुआ, तो उसमें जो भट्टियाँ वट्टियाँ हैं वो सब सिलेबस में नहीं है, तो केवल इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, यही पूछा जाता है और ज़्यादा इसके बारे में कुछ इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, केवल डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।